जय हिंद साथियों, मैं जीवन प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल माँ भारती क्लासेस में। देखिए, हमारा जो चल रहा है हिस्ट्री में, अब आज जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का, वो है हमारा मगध का उत्कर्ष। क्या है? मगध का उत्कर्ष आज का हमारा टॉपिक है। कल की जो क्लास में हमने कवर किया था, जो हमारी पिछली क्लास थी, उसमें हमने कवर किया था महाजनपद काल, यानी कि जो हमारे महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे हमारे? 16 महाजनपद थे। उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक क्या था? हमारा मगध भी एक हमारा महाजनपद था, जो कि हमने कल की क्लास में 16 के 16 महाजनपद क्या है कवर कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मगध के बारे में पढ़ेंगे। मगध क्या है, मगध का जो फ्यूचर था वो क्या था, ठीक है, मगध का भविष्य क्या था उस समय, जो मगध में जब महाजनपद के बाद में वो जो है किस तरीके से विकसित हुआ। ठीक है, तो देखिए, बेसिकली जो जानकारी है वो हमारी जो शुरू होती है वहीं से शुरू होती है, वैदिक काल से। वैदिक काल में क्या था? कल की क्लास में मैंने बताया था कि वैदिक काल में जो हमारे राजा थे, ठीक है, उस समय जो राजनीतिक आधार था, सबसे छोटी इकाई थी, वो क्या थी? हमारी कुल थी। ठीक है, कुल के बाद क्या बने? हमारे गांव बने। गांव के बाद क्या बने? हमारे विश्व बने। विश्व के बाद क्या बने? हमारे जन बने। और जन के बाद क्या बने? जनपद। और जनपद के बाद क्या बने? हमारे महाजनपद। महाजनपदों में से एक महाजनपद कौन सा था? हमारा मगध महाजनपद था। ठीक है, तो देखिए, सबसे शक्तिशाली महाजनपद हमारा यही है, मगध महाजनपद। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिए, इसका जो संस्थापक माना गया है मगध का, मगध का संस्थापक जो कहा गया, जो माना गया, वो माना गया बृहद्रथ को। बृहद्रथ को क्या माना गया? मगध का संस्थापक माना गया है। ठीक है, देखिए, मगध का जो समय है, उस समय सबसे शक्तिशाली हमारा जो है महाजनपद कालों में 16 महाजनपद थे। महाजनपद काल में 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था हमारा मगध। यहाँ पर इसमें कुछ जो है प्रतापी राजा हुए थे। देखिए, उस समय जो था महाजनपद काल में 16 के 16 महाजनपदों में क्या थी? एक दूसरे से होड़ लगी थी, या फिर एक तरीके से प्रतिस्पर्धा थी आगे बढ़ने के लिए, आगे पहुंचने के लिए, पनपने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए। क्या थी उस समय पर? एक तरीके से सभी महाजनपदों में क्या लगी हुई थी? प्रतिस्पर्धा थी। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है कि प्रतिस्पर्धा में जो सबसे टॉप पर रहता है वो कौन सा रहता है? हमारा मगध रहता है। क्यों? क्योंकि मगध के पास इतने अच्छे अपने सहज संसाधन थे, साधन थे, कि वो जो है किसी से भी, उसके पास अपने भूमि अच्छी थी, भूमि जो है उपज अच्छी थी उसकी, व्यापार अच्छा था उसका। ठीक है, तो जो मगध था वो हर किसी क्षेत्र में क्या था? अपना प्रत्यय संपन्न, क्या कह सकते कि प्रत्यय संपन्न जो है महाजनपद था अपना मगध उस समय पर। ठीक है, अपने आप में एक। तो देखिए, इसीलिए जो है मगध क्या था? सबसे शक्तिशाली जो है, मगध को क्या कहा गया है? महाजनपद कहा गया है। आगे मगध में और भी फिर जो अच्छे अच्छे शक्तिशाली राजा आए हैं, जिन्होंने कि मगध को आगे बढ़ाने का काम किया है। मगध जो हमारा महाजनपद था उसको और बड़ा किया है। फिर मगध महाजनपद से क्या बनते चला गया? ये राज्य बनता चला गया। तो देखिए, मगध महाजनपद को संस्थापक था कौन था? बृहद्रथ इसका संस्थापक था। अब देखिए, यहाँ पर क्या है? मगध महाजनपद में हमारे जो वंश हुए हैं, कुछ वंश आए हैं। कौन कौन से वंश आए हैं? इसमें 4 वंश हमारे आए हैं। पहला वंश है हमारा, पहला वंश पढ़ेंगे हम हर्यक वंश। ठीक है, मगध काल में जो कितने वंश आए थे? 4 वंश आए थे। उनमें पहला वंश था हमारा हर्यक वंश। दूसरा वंश था हमारा शिशुनाग वंश।
दूसरा वंश था शिशुनाग वंश, और उसके बाद जो हमारा तीसरा वंश आता है वो आता है हमारा नंद वंश। तीसरा वंश कौन सा आता है हमारे पास? नंद वंश आता है। और चौथा वंश आता है हमारे पास मौर्य साम्राज्य। चौथा क्या आता है हमारे पास? मौर्य साम्राज्य, जो कि किसका था? मगध का ही सबसे बड़ा, एक तरीके से क्या कह सकते हैं, साम्राज्य। देखिए ये जो थे मगध की स्टार्टिंग कहाँ से होती है मगध की? देखिए एक तरीके से संस्थापक मगध का किसे कहा जाता है? बृहद्रथ को, महाजनपद काल में। उसके बाद मगध में जो पहला वंश आया था वो कौन सा आया था? हर्यक वंश। हर्यक वंश से क्या है, वहां पर एक जो है राजनीतिक जो शक्ति होती है, एक तरीके से अच्छी राजनीतिक शक्ति की जो क्या होती है, स्थापना होती है हर्यक वंश से। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, फिर आता है हमारा नंद वंश। पर ये तीनों वंशों के बाद एक बहुत बड़ा जो है साम्राज्य हमारा खड़ा होता है, जिसका नाम क्या है? हमारा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य हमारे भारत का सबसे बड़ा, मौर्य साम्राज्य के समय पर हमारा जो भारत था उसका सबसे बड़ा प्रारूप था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के समय पर हमारे भारत का सबसे बड़ा प्रारूप हमें देखने के लिए मिलता है। वो क्या है कि देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जितने भी अपने भारत के पड़ोसी जो है देश हैं, ये सब कैसे भारत का अभिन्न अंग थे किस समय पर? मौर्य साम्राज्य के समय पर। ठीक है, तो ये थी हमारी थोड़ी सी बेसिक जानकारी। अब देखिए सबसे पहला वंश हम पढ़ेंगे कौन सा? हर्यक वंश। हेडिंग डाल लीजिएगा हर्यक वंश। हेडिंग डाल लीजिए हर्यक वंश। हर्यक वंश की बात करते हैं तो देखिए इसकी जो स्थापना की थी, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी बिंबिसार ने। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी बिंबिसार ने। किसकी? हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। ठीक है, इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या? इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। कौन से वंश को? हर्यक वंश को पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है इसको? उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे राजा हुए हैं, हर्यक वंश में जितने भी राजा हुए, सबने अपने पिता की हत्या करके ही क्या किया है? राजपाट अपना अपनाया है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हर्यक वंश की स्थापना किसने की है? बिंबिसार ने। तो क्या हुआ? ये भी इसका क्या हुआ? पहला शासक कौन हुआ हर्यक वंश का? बिंबिसार हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, अभी आगे चल के हमें दो नाम सुनने के लिए मिलेंगे। एक मिलेगा बिंबिसार, एक तो हमारे पास बिंबिसार है, एक नाम आगे आएगा हमारा बिंदुसार। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाना, ये हमारा बिंबिसार है और आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बिंदुसार। वो ये बिंदुसार है, अभी जो हम पढ़े वो क्या पढ़े? बिंबिसार। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ज्यादातर कंफ्यूजन यहीं से जो है उत्पन्न होते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पर पहला शासक कौन है हर्यक वंश का? बिंबिसार है। देखिए इसकी एक कूटनीति थी राज्य को बड़ा करने की। इसने क्या था? राजनीतिक शक्ति जो है हर्यक वंश की स्थापना करके क्या है, एक राजनीतिक शक्ति का तो जो है
राजनीतिक शक्ति तो जो है इसने स्थापित की ही थी, और उसके साथ इसके कूटनीति थी। कूटनीति क्या थी कि इसने वैवाहिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बना करके इसने वैवाहिक व मैत्रीपूर्ण संबंध बना के क्या किया था, अपने राज्यों का विस्तार किया था। बना के अपने राज्य का विस्तार किया। क्या? वैवाहिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बना के इसने क्या किया था कि युद्ध को ना अपना के, युद्ध भूमि को ना अपना के वैवाहिक संबंध बनाए, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। इन संबंधों से उसने क्या किया है, अपने राज्य का क्या किया है, विस्तार किया है। देखिए वैवाहिक जो इसके संबंध थे उनमें देखने के लिए मिलता है कि इसने एक राजा थे हमारे चेटक, राजा चेटक की पुत्री से विवाह किया था। कि पुत्री से विवाह किया था, ये था पहला विवाह इसका। दूसरा विवाह इसने किया था किससे? कौशल के जो राजा थे, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन से। देखिए पहला जो विवाह किया था इसने चेटक राजा, जो चेटक के जो राजा चेटक थे उनकी पुत्री से विवाह किया था पहला। और दूसरा जो विवाह इसने किया था वो क्या था, जो कौशल के नरेश प्रसेनजित थे उनकी बहन से। और पहला जो विवाह किया था वो किसकी? चेटक की पुत्री से इसने पहला विवाह किया था। ठीक है, तो ये क्या चीज की कूटनीति थी? क्या वो करता था, शादी करता था और उनसे दहेज में क्या लेता था, कुछ हिस्सा उनके राज्य का ले लेता था। ठीक है, इससे क्या था, इसकी एक तो राज्य भी जो है इसका सुरक्षित था क्योंकि इसने वैवाहिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए हैं। तो अगर कभी युद्ध की स्थिति होती थी तो ये लोग जो जिससे इसने संबंध बनाए हैं मैत्रीपूर्ण और वैवाहिक, वो लोग इसकी सहायता के लिए क्या आते थे, सबसे पहले आगे आ जाते थे। ठीक है, तो इससे बहुत बड़ी इसकी जो कूटनीति थी, ये एक तरीके से कूटनीति ही बोलेंगे अपने लिए, जो है अपने राज्य के विस्तार के लिए। ठीक है, आगे बात आती है कि इसने एक राज्य की, एक जो है नगर की स्थापना की थी। बिंबिसार ने राजगृह नामक नगर की स्थापना की। किस नगर की स्थापना की थी? बिंबिसार ने राजगृह नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, इस नगर की स्थापना करने का जो इसका पर्पस था वो था इसको राजधानी बनाना। इसको राजगृह को इसने क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। किसको? राजगृह को बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया था। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि राजधानी, इसके राजगृह के बारे में कहा जाता था ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई, ये जो स्थान था ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कितनी? 5 पहाड़ियों से। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ था ये स्थान? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसके पीछे जो पर्पस था वो ये था कि जितने भी राजा होते थे, जितने भी राजा होते थे वो अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाहते थे। यानी कि जो बाहरी आक्रमण हो, जो दूसरे आक्रमण हमारे यहाँ पर हो,
इन राजा का मोटिव क्या था कि जो दूसरे आक्रमण हमारे यहाँ पर हो तो वो आक्रमणों से बचने के लिए ऐसी जगह जो है अपनी राजधानी बनाते थे जहाँ की सीधा कोई भी आकर के आक्रमण ना कर पाए। अब देखिए जो यहाँ की ये राजगढ़ थी ये 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था, ठीक है। तो एक तरह से प्रोटेक्शन थी इसकी, जो इसका जो राजधानी थी, राजधानी की प्रोटेक्शन थी, क्योंकि जो उसका मेन दुर्ग था, अगर इसी पे जो किसी राजा ने आके कब्जा कर लिया, जो राजधानी पे अगर कब्जा हो गया तो फिर पूरा राज्य तो उस राजा के अधीन हो जाना है ना। तो इसीलिए जो क्या थी इनकी एक कूटनीति थी। अब देखिए आगे एक बात और जो है, इसका एक राजवैद्य था, क्या था इसका एक राजवैद्य, बिंबिसार का राजवैद्य था। राजवैद्य का नाम क्या था इसके? जीवक। इसके राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक था। इसके बारे में कहा जाता है, जीवक के बारे में, कि इसको बिंबिसार ने 2 लोगों की सहायता के लिए भेजा था। पहला कौन थे? पहले थे गौतम बुद्ध। पहले व्यक्ति थे गौतम बुद्ध, जिनके पास बिंबिसार ने किसको, जीवक को भेजा था। क्या था कि गौतम बुद्ध की एक बार तबीयत जो है ज्यादा खराब हो गई थी, तो उनको किसी भी जगह से जो है स्वास्थ्य उनका सही नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए जीवक को, सॉरी, बिंबिसार को पता चला, तो बिंबिसार ने किसको, जीवक को भेजा कहाँ? गौतम बुद्ध के पास, उनका इलाज करवाने के लिए, ठीक है। और जो दूसरे व्यक्ति के पास भेजा था, वो भेजा था अवंती के राजा, अवंती के राजा चंड प्रद्योत के पास। चंड प्रद्योत के पास। पहला कौन था? गौतम बुद्ध जिसके पास भेजा था, और दूसरा किसके पास भेजा था? चंड प्रद्योत के पास। ये कौन थे? अवंती के राजा थे चंड प्रद्योत, जिसके पास भेजा था। इनको क्या था? एक रोग हो था, पांडु रोग। इनको कौन सा रोग हुआ था? पांडु रोग हुआ था। क्या हुआ था इनको? पांडु रोग, जिसके इलाज के लिए क्या था, जिसका इलाज इनको जो है चंड प्रद्योत को नहीं मिल पा रहा था। तो क्या हुआ था, बिंबिसार को इस बारे में पता लगा। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक को उसने कहा भेजा? चंड प्रद्योत के पास, कि आप जाइए और उनका इलाज करिए, ठीक है। तो देखिए ये तो था इसके बारे में कुछ बात। अब यही क्या होता है, जैसा कि अभी यहाँ पर बताया गया है कि ये वंश क्या है? पितृहंता वंश है। पितृहंता वंश है। तो क्या होता है कि इसकी हत्या कौन कर देता है? इसका पुत्र इसकी हत्या कर देता है। कौन? अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु इसकी क्या कर देता है? हत्या। तो अगला जो राजा डालेंगे हम इस वंश का, वो डालेंगे हम अजात शत्रु। दूसरा राजा कौन होता है हमारा हर्यक वंश का? वो था अजात शत्रु। क्या है कि अपने पिता की हत्या करके, यह है अपने पिता की हत्या करके शासन अपनाता है। अपने पिता की हत्या करता है कौन? अजात शत्रु। उसके बाद क्या करता है? शासन करता है, ठीक है। देखिए इसकी जो नीति थी, इसके पिता की जो नीति थी वो थी वैवाहिक और जो है मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना। इसकी नीति साम्राज्यवादी की। ये जो था इसकी अपना साम्राज्यवाद बढ़ाना था, इसको भी इसे अपना जो राज्य बढ़ाना था। पर इसकी नीति क्या थी? अपने पिता से हटके थी। इसकी नीति थी युद्ध नीति, ठीक है। उससे इसने क्या करता था, ये अपने साम्राज्य को उसने बढ़ाया था। इसके जो है 2 क्षेत्र इसने जीते थे।
वो थे काशी और ब्रज। इसने काशी व ब्रज को इसने काशी व ब्रज को मगध में मिलाया था। इसने काशी और ब्रज इन दोनों क्षेत्रों को क्या किया था, मगध में मिलाया था। आगे देखिए एक बात की जानकारी और मिलती है कि इसके समय पर ही, इसके अजात शत्रु के समय पर ही, इसके समय पर ही गौतम बुद्ध व महावीर स्वामी को परिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, या फिर का महापरिनिर्वाण, इन दोनों का महापरिनिर्वाण होता है। महापरिनिर्वाण यानी के मृत्यु होती है। किसके समय पर? अजातशत्रु के समय पर ही गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु होती है। ठीक है। और यहाँ पर एक बात देखने के लिए और मिलती है, इसके समय पर ही क्या है, बौद्ध धर्म की दूसरी जो हमारी संगति है, बौद्ध धर्म की जो दूसरी सभा है, क्या है, बौद्ध धर्म की दूसरी सभा भी अजातशत्रु के समय में ही होती है। ठीक है। बौद्ध धर्म की कौन सी सभा? दूसरी सभा। किसके? अजातशत्रु के समय पर ही होती है। और देखिए इसका एक नाम और सुनने के लिए मिलता है, क्या इसका एक नाम और सुनने के लिए मिलता है? कुड़िक। जिसको कुड़िक नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम वो है कुड़िक। ठीक है। तो ये बात रही हमारी अजातशत्रु के बारे में। ठीक है। अब देखिए यहां से बात क्या है, इसके समय पर दूसरी, इसके समय पर प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, पहली बौद्ध सभा हुई थी इसके समय पर। पहली बौद्ध सभा हुई थी पहली बौद्ध सभा इसी के समय पर हुई थी, क्योंकि पहली जो हमारी बौद्ध संगति थी वो थी गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के तुरंत पश्चात। अब देखिए जो गौतम बुद्ध की मृत्यु है वो के अजातशत्रु के समय पर ही होती है। तो क्या है, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारे पहली जो बौद्ध सभा है वो कब हुई थी? अजातशत्रु के समय पर ही हुई थी। ठीक है। अब देखिए फिर वही बात, पितृहंता वंश है, तो फिर से इसका भी एक कोई पुत्र होगा जिसने इसको मारा है, और उसके बाद अपने इसका जो शासन हत्या है या फिर शासन किया है फिर बाद में, तो इसका पुत्र था उदायीन। हर एक वंश का तीसरा शासक आता है, तीसरा शासक आता है उदायीन। उदयन भी कहीं कहीं पढ़ने के लिए मिल जाता है इसका नाम, उदयन। ठीक है। उदायीन या उदयन भी इसको कहीं कहीं हम जब पढ़ लेते हैं, तो क्या है कि अजातशत्रु अपने पिता की मृत्यु का था ये भी। ठीक है। अजातशत्रु की अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, अपने पिता की
मृत्यु के पश्चात क्या करता है, ये जो है शासन को अपनाता है, सिंहासन अपनाता है। ये है सिंहासन अपनाता है। ठीक है, इसके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी महत्वपूर्ण घटना थी इसके समय की कि इसने जो थी गंगा और सोन, इसने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। किसकी? पाटलिपुत्र कहां पर? गंगा व सोन नदी के संगम पर क्या की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। किसने? उदयन ने। और उसके बाद अभी तक राजधानी क्या है इनकी? राजगृह है। अब ये क्या करता है, राजधानी को क्या करता है, स्थानांतरित करता है। राजधानी यानी कि कैपिटल, ये राजधानी को कहां से? राजगृह से कहां पहुंचा देता है? पाटलिपुत्र। राजधानी राजगृह से कहां? पाटलिपुत्र पहुंचा देता है। कौन? उदयन। देखिए इसके बारे में जो है इतनी जानकारी मिलती है। और एक जो है थोड़ी सी जानकारी और है कि ये जो था उदयन, ये जैन धर्म का अनुयायी था। ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी था। और हर्यक वंश का क्या है? अंतिम शासक भी यही था। ठीक है, क्या है? अंतिम शासक हर्यक वंश का अंतिम शासक भी कौन है? यही है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, हमारा हर्यक वंश हो जाता है समाप्त। अब आता है हमारे पास नया वंश। नया वंश है हमारा कौन सा? दूसरे नंबर पर पढ़ा है हमने, शिशुनाग वंश। ठीक है, तो अब जो आता है वो आता है शिशुनाग वंश। पहले नंबर था हमारा हर्यक वंश का, दूसरा नंबर है हमारे शिशुनाग वंश का। तो हेडिंग डाल लीजिएगा शिशुनाग वंश। नंबर 2 पे क्या है? शिशुनाग वंश। देखिए इस वंश की जो स्थापना करता है संस्थापक, इस वंश का संस्थापक है वो है शिशुनाग। कौन है इस वंश का संस्थापक? शिशुनाग। देखिए याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं पड़ेगी इसका। क्यों? क्योंकि शिशुनाग है, उसने अपने नाम पर ही क्या किया है? वंश का नाम रखा है। ठीक है, ये जो कहा जाता है ये था जो हर्यक वंश के जो हर्यक वंश का क्या था? ये अमात्य थे, यानी कि उनका मंत्री या फिर सेनापति भी इसको बोल सकते हैं। तो क्या था ये है हर्यक वंश का सेनापति था। क्या था? हर्यक वंश का क्या था? ये सेनापति था। कौन? शिशुनाग। अब इसने क्या है वहां पर अपनी जो है सत्ता जमा ली है। क्या? हर्यक वंश को समाप्त करके शिशुनाग वंश की इसने स्थापना की है। देखिए इसने जो है सबसे बड़ी जो इसकी उपलब्धि थी वो थी इसने अवंती राज्य पर जो है विजय प्राप्त की थी। इसने अवंती पर विजय
प्राप्त की थी। कहां पर? अवंती पर। अवंती का राजा बिंबिसार के समय पर कौन था? चंड प्रद्योत। जहां पर जो है बिंबिसार ने जीवक को भेजा था इलाज के लिए, किसके? चंड प्रद्योत के इलाज के लिए। ठीक है, तो वो किसने जीत लिया था? शिशुनाग ने जीत लिया था। क्यों? क्योंकि देखिए उस समय पर तो जीत नहीं सकते थे, क्योंकि जो है बिंबिसार के अवंती से कहते मित्रतापूर्ण संबंध थे। ठीक है, तो इसने क्या किया था, वो संबंध जो है अब इसके तो रहे नहीं, क्योंकि वंश चेंज कर दिया इसने, उस वंश वालों को हटा ही दिया, अपना नया वंश बनाया, तो इसकी तो अपनी अलग ही स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, तो ये था। अब यहाँ से क्या करता है, इसने जो है फिर से अपनी जो राजधानी बदली है, इसने जो राजधानी बनाई है वो बनाई है अपनी वैशाली। कहां से? पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र से कहा जो है स्थानांतरित कर दिया इसने राजधानी? वैशाली। ठीक है, पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ स्थानांतरित करता है? ये वैशाली स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी और नहीं मिल पाई, और तो ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है, इतनी ही जानकारी थी बस। सबसे पहली बात, संस्थापक था किसका? शिशुनाग वंश का। कौन? शिशुनाग। क्या था? हर्यक वंश का जो है सेनापति भी था ये, हर्यक वंश के टाइम पे, क्योंकि उस समय का जो है सेनापति था, तो इसे उनकी हर एक मजबूरी, सॉरी हर एक कमजोरी और हर एक मजबूती का पता होगा। तो इसीलिए इसने क्या है, जहां इसको सही लगा वहां इसने क्या किया, वहां पर आक्रमण किया या फिर अंतर्घात किया। उसके बाद क्या किया, सत्ता अपने हाथों में ले ली। और फिर उसके बाद इसने हर्यक वंश पे जो है, हर्यक वंश की सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद सबसे पहला जो काम किया था, सबसे जो है जो प्रमुख काम था वो क्या था, अवंती पर इसने क्या विजय प्राप्त की। और उसके बाद इसने अपनी राजधानी बदली। राजधानी कहा? पाटलिपुत्र से क्या कर दी इसने? वैशाली। ठीक है, अब देखिए आता है इससे अगला शासक, शिशुनाग वंश का दूसरा शासक। कौन आता है? शिशुनाग वंश का दूसरा शासक, जिसका नाम है कालाशोक। तो दूसरा शासक डालेंगे यहां पर कालाशोक। कालाशोक है, इसको देखिए पुराणों में एक अलग नाम से भी जाना गया है। इसको पुराणों में काकवर्ण के नाम से जाना गया है। पुराणों में किस नाम से पुकारा गया है इसको? काकवड़ के नाम से इसको पुकारा गया है पुराणों में। ठीक है, इसके समय पर भी एक घटना हुई थी, मुख्य घटना है। क्या है? इसके समय पर बौद्ध धर्म की दूसरी संगति हुई थी। ठीक है, इसके समय पर बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति हुई थी। किसके समय पर? कालाशोक के समय पर बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति हुई थी। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष थे, द्वितीय जो संगति थी या द्वितीय सभा जो थी, इस द्वितीय सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे सावा कामी। कौन थे? सावा कामी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? सावा कामी, द्वितीय बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे सावा कामी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और देखने के लिए मिलती है कि इसने जो है अपनी राजधानी फिर बदली है। देखिए राजधानी फिर से बदली गई है। राजधानी फिर से बदली गई है। अब राजधानी कहाँ थी? पहले वैशाली किसने की थी? राजधानी थी अभी वैशाली। अब वैशाली से क्या हो गई थी? पाटलिपुत्र। राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई थी। देखिए पहले जो राजधानी बनी थी
मगध की हर्यक वंश में राजधानी क्या बनाई थी बिंबिसार ने? वो बनाई थी राजगृह। अब राजगृह को उदयीन क्या कर देता है? राजगृह से राजधानी कहाँ कर देता है? पाटलिपुत्र, जो कि उसने उस नगर की स्थापना की थी पाटलिपुत्र की, गंगा और सोन नदी के संगम पर। अब वहां से पाटलिपुत्र कौन बनाता है? उदयीन बनाता है। उदयीन के बाद क्या आता है? शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश में शिशुनाग जो है वहां से पाटलिपुत्र से राजधानी क्या करता है? वैशाली बना लेता है। और फिर वहां से उसके बाद आता है उसका जो उत्तराधिकारी है शिशुनाग का, कालाशोक। कालाशोक क्या करता है? फिर से अपनी राजधानी बदलता है, वैशाली से कहाँ ले आता है अपनी राजधानी? फिर से वो वैशाली से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी ले आता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, इसी वंश का जो है समाप्ति जो है लास्ट आ जाता है। इस वंश का जो अंतिम शासक था, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था नंदी वर्मन। नंदी वर्मन किस वंश का? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। अब देखिए शिशुनाग वंश भी हमारा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब आता है हमारे पास तीसरा वंश। हमारा तीसरा वंश कौन सा था? हमारा नंद वंश। ठीक है, तीसरा वंश क्या था? हमारा नंद वंश था। तो देखिए हेडिंग डाल लेंगे तीसरा वंश। नंद वंश। तीसरा वंश कौन सा था हमारा? नंद वंश था हमारा तीसरा वंश। इसके जो संस्थापक थे वो थे महापद्मानंद। महापद्मानंद किसके? नंद वंश के क्या थे? ये संस्थापक थे महापद्मानंद। देखिए इनके बारे में कहा जाता है कि अभी तक जितने भी मगध में राजा हुए थे, ठीक है, तो सबसे श्रेष्ठ राजा थे ये। अभी तक मगध के राजाओं में श्रेष्ठ था कौन? महापद्मानंद क्या था? जितने भी अभी तक मगध के राजा हुए थे उन सभी राजाओं में क्या था? ये श्रेष्ठ राजा था। ठीक है, इसके बारे में एक बात और कही जाती है, इसको पुराणों में महापद्मानंद को भगवान परशुराम का क्या कहा गया? दूसरा रूप या फिर दूसरा अवतार कहा गया है। तो भगवान परशुराम का दूसरा अवतार माना गया है। देखिए कितने महान हो सकते हैं कि इतने बड़े जो परशुराम हैं उनका दूसरा अवतार इनको माना गया है। ठीक है, कहा? पुराणों में कहा गया है। इसकी एक उपाधि थी। उपाधि क्या थी इसकी? उपाधि धारण किसने? एक राट व एक छत्र की। एक राट व एक छत्र की उपाधि इसने क्या की थी? धारण की थी। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? अब महापद्मानंद का इधर देख लेते हैं।
महा पद्मानंद का उत्तराधिकारी कौन बनता है? वो बनता है घनानंद। कौन बनता है? घनानंद बनता है इसका उत्तराधिकारी। महापद्मानंद का उत्तराधिकारी कौन था? घनानंद था। ठीक है, तो अब देखिए आगे जो जानकारी मिलती है कि घनानंद था। घनानंद जो है वो किसका सिकंदर, घनानंद के समकालीन था एक सिकंदर राजा, जो यूनानी राजा था। इसके समकालीन सिकंदर था, जो कि यूनानी राजा था। देखिए उस समय पर सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था भारत में, सबसे पहला विदेशी आक्रमण वो कब हुआ था? घनानंद के समय पर ही हुआ था। सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? वो किया था सिकंदर ने। पहला विदेशी आक्रमण सिकंदर ने किया था। कहां किया था? उत्तर भारत में। आक्रमण कहां पर किया था? उत्तर भारत में। किसने? सिकंदर ने। ठीक है, तो देखिए देखने के लिए मिलता है सबसे पहला विदेशी आक्रमण भारत में जो हुआ था वो हुआ था घनानंद के समय पर। और किसने किया था? सिकंदर ने। कहा? उत्तर भारत में। कहां पर किया था? उत्तर भारत में किया था। ठीक है, देखिए इसका एक अन्य नाम भी है घनानंद का। घनानंद का अन्य नाम वह है अग्रमिज। क्या है? अग्रमिज। घनानंद का दूसरा नाम था अग्रमिज। ठीक है, आगे लास्ट पॉइंट है, क्या है कि घनानंद की मृत्यु कौन जो है, घनानंद की जो मृत्यु होती है किसके हाथों? चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों होती है। ठीक है, तो 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को परास्त कर देता है। परास्त कर मौर्य वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। परास्त कर मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो अगला वंश पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे हम मौर्य वंश। आज के लिए जो है हमने मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? अपने गुरु चाणक्य की सहायता। देखिए चाणक्य जो था, चाणक्य घनानंद के दरबार में भी मंत्री के पद पर था। पर क्या हुआ था? घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था और अपमान करके उसे दरबार से बाहर निकाल दिया था। जिस अपमान का बदला चाणक्य ने किस तरीके से लिया था? अपने उस अपमान का बदला चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और फिर उसको उसके घनानंद के खिलाफ उकसाया। और उकसाने के बाद क्या किया कि उसको जो है एक अपनी अलग सेना जो है इकट्ठा करने के लिए बोला। अलग सेना इकट्ठी हुई। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चाणक्य के सानिध्य में
क्या क्या घनानंद पे आक्रमण किया और वो आक्रमण जीत भी जाता है। फिर क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य एक नए वंश की स्थापना करता है, उनसे मौर्य वंश की। ठीक है, तो मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही काफी। देखिए, अगर आप इसी जो है क्लास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो बता देना चाहूंगा कि हमारी जो हर किसी क्लास में पिछली क्लास का जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो हमारी पिछली क्लासेस हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आपको प्रीवियस क्लास का क्या है आपको हमारी लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप हमारी प्रीवियस क्लास देख सकते हैं और जितनी भी क्लासेस हैं हमारी सभी देख सकते हैं। और इधर आई बटन में भी आपको सभी क्लासेस का जो भी हमारे प्लेलिस्ट हैं, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उन सभी की जो प्लेलिस्ट इधर आई बटन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे कोई भी नई अपडेट जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।